हेलो। नैरेटिव्स के साथ आमिर आना। और जब जंग शुरू होती है तो तब पता चलता है कि किसके पास कितनी कुवत है और किसकी क्या कमज़ोरी है। ईरान, इसराइल और यूएस की जंग जो है वो एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहाँ पे अब जो है वो जायज़ा लिया जा रहा है कि किसका पलड़ा भारी रहा और अभी तक इसराइल और अमेरिका क्यों ईरान को शिकस्त नहीं दे सके। और अगरचे कहा जा रहा था कि ये तो सिर्फ 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी ये सारी जंग, लेकिन ये रॉबर्ट गेट्स की एक बड़ी मशहूर बात है जी, ये इराक वॉर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कि हम जंग शुरू तो कर लेते हैं लेकिन उसको ख़त्म करने का इख्तियार हमारे पास नहीं रहता और हमें नहीं मालूम कि वो आगे चलेगी कैसे। और अब जब दोनों अतराफ की कमज़ोरियों का और उनकी स्ट्रेंथ्स का ज़िक्र हो रहा है, तो सबसे अहम तो ये है कि अमेरिका का जो किरदार है, वो जो मिडल ईस्ट में रहा, वो अब ज़ेर बहस आना शुरू हो गया है। मिडल ईस्ट में तो पिछले हफ्ते से और अमेरिका के पॉलिसी साज हलकों में बड़ी तेज़ी से इस पे बात हो रही है कि अमेरिका 1950 से ये पूरे गल्फ़ में, मिडल ईस्ट में कर क्या रहा है। वहाँ पे कम तकरीबन औसतन हर एक दहाई के अंदर एक रजीम चेंज करता है और आज तक अपने किसी मकसद में, हदफ को हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। और एक हम इसके ऊपर तो ज़रूर बात करेंगे, लेकिन जो 2 और पहलू इसके हैं वो ये कि क्या ये अमेरिका की जंग है या इज़राइल की जंग है? इज़राइल के हवाले से तो बहुत वाज़ेह हो गया है कि इज़राइल कम अज़ कम अपने हदफ हासिल कर रहा है और उसका हदफ ये था कि ईरान के अंदर एक अपतरी की सूरत हाल पैदा कर दी जाए। और अगर वहाँ पे सिविल वार हो, जो भी हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, क्राइसिस हो, ये उसका 40 साल पुराना डिज़ाइन था और बीबी नेतन्याहू ने इसको बड़े वाज़े से कहा कि हम तो अपने अहदाफ जो हैं वो हासिल करते हुए जा रहे हैं। चले, इज़राइल के अहदाफ हासिल हो रहे हैं, लेकिन ये अमेरिका की कास पे क्या अमेरिका और इज़राइल की स्ट्रेटजी में फ़र्क है? थोड़ा सा जिक्र हम इसका भी करेंगे। और फिर जाहिर है कि ये जो गल्फ़ के अरब ममालिक हैं, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, इनके अंदर एक बड़ा गुस्सा जो है वो उभरता जा रहा है और एक सेंस ऑफ बिट्रेयल कि उनको जो है एक मर्तबा फिर अमेरिका ने उनको धोखा दिया है। और अरबों की दोस्ती के बजाय और गल्फ़ की स्टेबिलिटी के बजाय इज़राइल का तहफ़्फ़ुज़ और उसकी दोस्ती अमेरिका को ज़्यादा अज़ीज़ है। अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, तो हम इसके ऊपर करेंगे। और ये तो सिर्फ़ है स्टेट एक्टर्स की डोमेन की बात है। फिर नॉन स्टेट एक्टर्स डोमेन में क्या हो रहा है, जो कि ज़ाहिर है कि हमारे एक अहम मौजू रहता है कि जब हम आपसे बात करते हैं। और हम बलोचों की और कुर्दों की बात कर रहे थे, इसके ऊपर भी यकीनन करेंगे क्योंकि बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं इस फ्रंट के ऊपर भी। लेकिन बात तो हम फिर वहीं से शुरू करेंगे कि जंग है, जंग के अंदर एक जंग जो है नफ्सियाती सतह के ऊपर भी, प्रोपेगेंडा लेवल के ऊपर भी लड़ी जा रही होती है। और ईरान में भी जो आयतुल्ला मुश्तबा की ख़ामनाई की तैनाती हुई, उसके ऊपर फिर बहुत सारी स्पेकुलेशन होना शुरू हो गई। और बहुत सारे जो हमारे कहानी साज यूट्यूबर हैं, कॉलम निगार हैं, उन्होंने दूर की कूड़ियाँ लाना शुरू कर दी हैं। और तरह तरह की कहानियाँ घड़ी जा रही हैं कि अमेरिका के डिज़ाइन के मुताबिक हुआ। तो आप होशियार रहें, क्योंकि इस तरह की इतलात जो है वो आपको बहुत सारी गलत फहमी में मुब्तला कर सकती हैं और आपकी पूरा एनालिसिस जो है जैसे आप इसको देख रहे हैं उसको मुतासर कर सकती हैं। हमें पता है कि इस वक्त तो हम सारे जज्बाती सतह के ऊपर ही इसको देख रहे हैं। आप जितनी भी कोशिश कर लें ऑब्जेक्टिवली देखने की चीज़ों को, लोग फिर भी माइल्ड होते हैं। वो उसी नशे की तरफ, जिसको सस्ती जज्बातियत कहा जाता है, जिसको ये कहानीबाज और जो है भड़काते हैं। और उनको कोई ऑब्जेक्टिव एनालिसिस से कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही उनको कोई दिलचस्पी है कोई तारीख से, कोई पॉलिटिकल साइंस से, स्ट्रेटेजिक स्टडी से, कि उसको देखें और चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली सामने लेके आएँ।
और एक और जो ख़ास आखिरी बात इस हवाले से ये कि आप उनके चुंगल में फंसते क्यों हैं? इसलिए कि उनके पास जो चूरन है वो है सर्टेनिटी का, कि हमारे पास तो राय है, वो बड़ी जल्दी से राय कायम करते हैं और फतवा सादिर करने वाले अंदाज के अंदर, कि जैसे उनको बहुत पता है। और आपको ये चीज़ बड़ी पसंद आती है कि हाँ, इसको पता होगा। जहाँ पे कतियत आ जाए, वो चीज़ लोगों को ज़रा अच्छी लगती है। लेकिन हम आपको इस किस्म का कोई चूरन जो है वो नहीं बेच रहे, और हम चाह रहे हैं कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, वो बेहतर से बेहतर हो। और चूँकि अभी मामला है इस ईरान के ऊपर इसराइल और अमेरिका के हमले का, और जिसने पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया है, पाकिस्तान को भी आपको उसके असरात महसूस कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने भी जो है वो एक मीटिंग फिर बुला ली है। अब तक उसका नतीजा सामने आ चुका होगा या आने वाला होगा, जब तक आप मुझे देख रहे होंगे कि क्या क्या इकदामात वो रियासत पाकिस्तान ले रही है, और क्या कफ़ायत शारी के जो मेयर्स लेगी, और क्या मरीम नवाज शरीफ का त्यारा भी जो है वो ग्राउंड होगा, और ये जो पंजाब के ब्यूरोक्रेट्स को नई गाड़ियां पेट्रोल के लिए जो प्रोविजंस दी गई हैं वो भी रोल बैक होंगी कि नहीं होंगी, कि ये मलबा सिर्फ जो है वो गरीबों पे गिरेगा। तो देखेंगे। लेकिन अहम बात ये कि फ़ॉरेन पॉलिसी में एक मज़मून शाया हुआ, जिसने पूरा जायज़ा लिया कि अमेरिका के जो पूरे एडवेंचर्स हैं मिडल ईस्ट के अंदर, वो क्यों नाकामी से दो चार हुए। उसकी बस एक मैं अब चाह रहा था कि एक जो झलक आपके साथ जो है वो शेयर कर ली जाए। और वो उसका मजमून लिखा है फिलिप एच गॉर्डन ने, और इसका टाइटल है द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ रजीम चेंज, वाई वाशिंगटन कीप फेलिंग इन द मिडल ईस्ट। और इनका थीसिस ये है कि 1950 से लेके और अभी तक अमेरिका ने ईरान, अफ़गानिस्तान, इराक, मिस्र, लीबिया और शाम के अंदर बहुत कोशिश की है कि वहाँ पे रजीम चेंज कर दी जाए, लेकिन हर मर्तबा जो है उसके नेगेटिव जो कॉन्सिक्वेंसेस सामने आए। और बजाय इसके कि वो सेस कर पाते हैं कि किसी भी इस ये जो एडवेंचर है उनके पॉलिसी साज वाशिंगटन में, क्या उसमें कामयाबी के इम्कानात हैं, और थ्रेट असेसमेंट कर पाते हैं। उनकी हमेशा से ये थ्रेट असेसमेंट गलत हुई है, और ये इन्होंने ओवर एस्टिमेट किया अपनी कामयाबियों को। वो इराक के केस में भी हुआ, वो लीबिया के केस में भी हुआ, लेकिन वो फायर बैक कर गई। उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जो रजीम चेंज जो है उसने हमेशा जो है ना एक पावर वैक्यूम क्रिएट किया, इंस्टेबिलिटी क्रिएट की है। वो हमने सीरिया के अंदर भी देखा था, और इराक के अंदर भी, और लीबिया में तो अभी तक जो है वो क्राइसिस है, और एक दो हुकूमतें हैं। तो ये अमेरिका यहाँ पे ये एडवेंचर करता क्यों है, और हर कुछ अरसे के बाद करता है? उसकी वजह तो एक यही है कि ये पूरा जो गल्फ़ की का पूरा पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, वो ख़ासा फ्रेगमेंटेड है। और जो गल्फ़ की बहुत कुछ रियासतों ने तरक्की की है, उनका स्टेक जो है वो है इस वक़्त स्टेबिलिटी के अंदर। तो और वो कोई ऐसी चीज़ जो है उसको अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, जो दुबई की, अबू धाबी की, अभी तो न्यूयॉर्क सिटी और कुवैत और कतर की, उनके बड़े शहरों को, उनकी इकोनॉमीज़ को हर्ट करें। तो स्टेबिलिटी जो है बुनियादी तौर पे गल्फ़ की जितनी प्रॉस्पेरिटी है, उसका डीएनए है, उसकी कोर है बुनियादी तौर के ऊपर। तो उनको ये चूरन बेचना बहुत आसान है अमेरिका के लिए, और कई सूरतों के अंदर इसराइल के लिए, कि ईरान आपके लिए थ्रेट है, सीरिया के अंदर ये वाले थ्रेट हैं, यमन में ये थ्रेट है। ज़ाहिर है कि अपनी इंटरनल डायनामिक्स भी हैं, लेकिन ये उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। और ज़ाहिर है कि अरब स्टेट्स के, सऊदी अरब के जैसे यमन के साथ ताल्लुकात की नोयत जो है बड़ी बड़ी पेचीदा है। बस ऐसी है जैसे हमारी अफ़गानिस्तान के साथ है। फिर कतर का और सऊदी अरब का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी एक साइड रहा, और अफ़गानुल मुस्लिमीन से वो शुरू हुआ था। तो ये चीज़ें आगे फैलती जाती हैं, और यूएई की और सऊदी अरब की जो सूडान के ऊपर जो इख्लाफ़ात हैं,
और यमन के ऊपर इख्तलाफात हैं और सोमालीलैंड के ऊपर इख्तलाफात हैं, वो अपनी जगह के ऊपर हैं। तो ये वाली जो डिविजन्स हैं, ये बुनियादी तौर के ऊपर अमेरिका एक्सप्लॉइट करता है, उनको बेचता है। और इसी के लिए तो ही जब ये पूरे बेसिस बने थे कि कम से कम अमेरिका की मौजूदगी जो है यहाँ पे एक स्टेबिलिटी लाएगी, लेकिन अमेरिका इसको बार बार आके जो है वो डिस्टर्ब करता है इस स्टेबिलिटी को, और क्यास क्रिएट करता है। और क्यास की एक बुनियादी वजह तो ये है कि वो अपना एक पूरा हेजेमन रखना चाहता है इधर, और जो सप्लाई लाइन है दुनिया की क्रिटिकल हुरमूज की और जो ऑयल की प्रोडक्शन है उसके ऊपर अपना चेक रखना चाहता है। और इस चेक को रखने के लिए उसके पास एक इसराइल है, इसराइल का प्रोजेक्ट है जिसको उसने इंटैक्ट रखा हुआ है। और इसराइल जो है मेजर डिस्टेबलाइज़र है। और उसका एक यूएस का इंटरेस्ट भी जब डिस्टेबलाइजेशन करनी हो तो इसराइल उसके लिए सबसे अहम टूल और बहाना है। लेकिन इसराइल कोई इतना मासूम नहीं है कि उसको कोई आसानी से जो है उसको इस्तेमाल कर ले। उसके अपने डिज़ाइन है, लॉन्ग टर्म डिज़ाइंस हैं, और ये उसने इनहेरिट किए हैं बुनियादी तौर के ऊपर वो इनसिक्योरिटी से जो इस रीजन के अंदर है। और फिर उसके अंदर मज़हब की पूरी एक तावील उसके अंदर लेके आते हैं, और अपने नैरेटिव को बुनियादी तौर के ऊपर वो मज़हब से, सियासत से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें इतने होशियार और चालाक हो गए हैं कि वो इन लाइन करते हैं अपने मंसूबों को अमेरिका के साथ। और कई सूरतों के अंदर ये होता है कि एक एडवेंचर शुरू हुआ और इसराइल जो है उसमें लीड ले जाता है, और फिर मजबूरन यूएस को जो है उसके डिज़ाइन को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि उनके इख्तलाफात जो हैं उस इत्तेहाद को कमज़ोर कर सकते हैं जो ब्रॉडर अमेरिका का इस खित्ते के अंदर इंटरेस्ट है। तो इस आर्टिकल में तो ये सारी बातें नहीं हैं गॉर्डन के, लेकिन ये मैंने आपको थोड़ा सा और भी बैकग्राउंड बता दिया। लेकिन जो सबसे अहम बात की है फॉरेन पॉलिसी के आर्टिकल ने वो ये कि ये इसने आज तक अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। जितनी भी मुदाखलतें की हैं अमेरिका ने इस रीजन के अंदर, वहाँ पे कभी कोई डेमोक्रेसी नहीं आई, वहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी अभी तक नहीं आ सकी। अब देखेंगे उधर आपका अमेरिका का पूरा डिज़ाइन है सीरिया के अंदर अहमद शरा को लेके, और अफ़गानिस्तान में तो तालिबान का है कि ये कितनी बड़ी स्टेबिलिटी जो है क्रिएट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। लेकिन ये एक पूरा फेल्योर है, और ईरान का रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि ये जो अगर यहाँ पे इंस्टेबिलिटी आती है तो ये जो सबसे ज़्यादा मुतासर जो होंगे वो होंगे गल्फ़ कंट्रीज़, और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा वो इज़राइल, यही उसका डिज़ाइन है। तो अब बात होना शुरू हो गई है कि ये अब एक्सपेंड हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट। ये हमने एक स्लाइड आपके साथ की शेयर, और इज़राइल की स्ट्रेटजी ये है कि, और यूएस उसके अंदर बिल्कुल शामिल है, कि अब इस कॉन्फ्लिक्ट को गल्फ़ से थोड़ा सा बाल्टिक की तरफ लेके आया जाए। और अभी जो अटैक्स हैं वो अज़रबैजान के बॉर्डर के ऊपर शुरू हो गए हैं, और तुर्की के साथ, ताकि वहाँ पे जो कुर्द हैं और आज़री हैं उनको भी इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल किया जाए, और इंटरनल जो है वो प्रेशर ईरान के ऊपर बिल्ड किया जाए। ईरान की तबाही क्योस वो एक इसराइल का डिज़ाइन है, और उसके ऊपर कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर तो बीबी नेतन्याहू कह भी चुके हुए हैं। और इस रीजनल वार को अब गल्फ से लेके उसको आगे उसका दायरा फैलना शुरू हो गया। और ये भी कि हम बात कर रहे हैं कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिगर करने की कोशिश की जा रही है मुसलसल। और ये जो आज़र और कुर्दिश बॉर्डर जहाँ पे कुर्द्स हैं, और आज़री बॉर्डर पे जहाँ पे इराक़ के बॉर्डर पे कुर्द्स हैं, वहाँ पे ज़्यादा बमबारी कर रहे हैं, ताकि वहाँ पे सॉफन अप किया जा सके और ट्रिगर किया जा सके एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को। लेकिन ये है कि ये जो बात है नॉन स्टेट एक्टर्स की, और ख़ास तौर के ऊपर जो कुर्दों की, ये बड़ा अहम सवाल है। और ये जो हमारे बलोच ज़हीन लोग हैं और इंसर्जेंट्स हैं उनको भी देखना चाहिए।
कि 1918 से कुर्द की जो पूरी एक मूवमेंट चल रही है और ये 1984 से जो नई तहरीक शुरू हुई है, इसको अमेरिका ने हमेशा इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके इसको फेंका है हमेशा। और एक मर्तबा फिर जो है अमेरिका जो है इसके ऊपर रिलाय कर रहा है और कुर्दों के साथ राब्ते शुरू हो गए हैं और उसके कुछ शवाहिद भी आना शुरू हो गए हैं। कुछ मिसालें तो हमने दी, इसराइल के तो बहुत ज़्यादा कांटेक्ट है इधर इस एरिया में। और ये भी चीज़ें इसराइल के अपने मीडिया के ऊपर, अगर आप चाहते हैं कि इसको देखना चाहें तो आप ज़रूर जाके देखिए, उनके अपने मीडिया के ऊपर भी ये तमाम ये चीज़ें मौजूद हैं। तो कुर्दों को उन्होंने हमेशा इस्तेमाल किया इंसर्जेंसीज के लिए, तुर्की के ख़िलाफ़, सीरिया में, ईरान में, इराक़ में उनको कुछ ऑटोनमी मिली कुर्दों को, लेकिन अमेरिका ने हमेशा उनको इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया। और इस मर्तबा अमेरिका के पास उनको ऑफ़र करने के लिए कुछ नहीं है कि इस मर्तबा उनको क्या आज़ादी ऑफ़र करेंगे, क्या ऑफ़र करेंगे। तो जब एक रेजिस्टेंस मूवमेंट लंबी हो जाए, इंसर्जेंसी लंबी हो जाए और जो हो भी मुख्तलिफ बॉर्डर्स के ऊपर, तो उसका अहम सबक ये है कि उसके अंदर ये सलाहियत बढ़ जाती है कि वो उसकी रिलायंस एक्सटर्नल एक्टर्स के ऊपर बढ़ जाती है। वो किसी भी की भी प्रॉक्सी बनने के लिए हमेशा तैयार रहता है, जैसे कुर्दों की एक लंबी तारीख के अंदर ये हुआ। और उससे क्यास कम नहीं होता, ना उसको खुद तहरीक को, ना उस एथनिक कम्युनिटी को कोई फ़ायदा पहुंचता है, ना ही उन मुल्कों को कोई फ़ायदा पहुंचता है। हम ये नहीं कह रहे कि ईरान की रजीम बहुत अच्छी है और उसने कुर्दों के साथ बहुत अच्छा सलूक किया, या उसने बलोचों के साथ बहुत अच्छा सलूक किया। उनकी कोताहियाँ, कमियाँ और उनका जो डिज़ाइन है चीज़ों को देखने का, कंट्रोल करने का, वो एक अपनी जगह पे एक अहम मामला है जिसके ऊपर हम बात करते रहते हैं और करेंगे भी। लेकिन आज हमने आपके सामने एक वो तस्वीर लेके आए जो अमेरिका के, इसराइल के असल डिज़ाइन और फिर ये कि गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर जो सेंस ऑफ बिट्रेयल है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये क्या, ये आखिरी बात, क्या ये सेंस ऑफ बिट्रेयल और ये धोखा देने की जो बात है अरबों के अंदर कि अमेरिका ने दिया, क्या कहीं पे इसका कोई नतीजा भी निकलेगा? क्या वो अपने ताल्लुकात को अमेरिका के साथ रिव्यू भी करेंगे? और फिर ये कि यूएई की भी एकदम से मुखासमत इसराइल के साथ बड़ी, बावजूद कि यूएई का जो अब्राहम अकॉर्ड्स को उसने साइन किया, बहरीन ने भी किया था, जिसको अभी सबसे ज़्यादा मुतासर है ईरान के हमलों से अभी, तो वो भी रिव्यू कर रहा है अपने इस ताल्लुकात को। लेकिन क्या ये कोई एक बहुत बड़ी पॉलिसी शिफ्ट की तरफ ले जाएगा अरबों को? मैंने आपसे कहा था कि जो अरबों का सबसे बड़ी कमज़ोरी और स्टेक है इस पूरे रीजन के अंदर, वो है उनकी स्टेबिलिटी के साथ ही उनकी इकोनॉमी जो इंटैक्ट है और उनका इंटरेस्ट इंटैक्ट है। और वो उनको बाज रखता है कि अपने कॉन्फ्लिक्ट को भी बहुत आगे लेके जाने में, जैसे कतर और सऊदी अरब के सिलसिले में हुआ कि बड़ी थोड़ी कुछ अरसे के बाद जो है उन्होंने भी ब्लॉकेड वगैरह सब कुछ किया, लेकिन बहरहाल ये मसला हल हुआ। फिर ये कि सऊदी अरब ने यमन के साथ भी बहुत लंबा हौसियों को कॉन्फ्लिक्ट को नहीं चलाया, अल्टीमेटली जो है वो उन्होंने बहुत सारी कंप्रोमाइज़ कर लिए। यूएई ने भी फौरी तौर के ऊपर जब कन्फ्रंटेशन शुरू होने लगी सऊदी अरब से, तो यमन से अपने वो जो पूरे रोल बैक करना शुरू किया। तो ये उनकी कमज़ोरी है। और इसी कमज़ोरी के अंदर ये कोई और कुव्वत है जो अमेरिका की जगह ले सके? क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है स्टेबिलिटी की, जो गल्फ़ कंट्रीज़ दे रही हैं, बेसिस अमेरिका को दिए हुए हैं। लेकिन ये रिप्लेसमेंट ना तो रशिया कर सकता है, ना अभी चाइना इस काबिल है। फ्रांस के इरादे बन रहे हैं कि वो आए और एक जो वैक्यूम वेस्ट के अंदर क्रिएट हो रहा है उसको आके फिल करे। अभी उसमें दिल्ली, हनूज़ दिल्ली दूर है, तो उसको किसने देखा है? तो अभी ये चीज़ें शायद जो हैं
कुछ रीएडजस्टमेंट होगी, कैलिब्रेशंस होंगी चीज़ों की, और अरब सोचेंगे ज़रूर, और अमेरिका को ज़रूर मजबूर करेंगे कि वो सोचे कि उसको इज़राइल और अपने अरब दोस्तों में तवाज़ुन कैसे रखना है, या हमेशा उसका तवाज़ुन एक ही पलड़े में इज़राइल के हक में ही गिरता रहेगा। ये बड़ा अहम है, और नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए, बलोचों के लिए ख़ास तौर के ऊपर, कुर्दों के लिए तो पैगाम है ही है, और वो देख रहे हैं कि अमेरिका एक मर्तबा फिर आ रहा है। जब भी कोई आग जंग शुरू होती है, कुर्द उसका जो है आग का ईंधन बन जाते हैं, और इस मर्तबा वो कैसे इसका ईंधन बनेंगे, और देखेंगे कि, और इसराइल जो चाह रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट अज़रबैजान तक भी फैल जाए, तुर्की भी इसके लपेट के अंदर आ जाए, वो इसमें कैसे कामयाब होता है। और सबसे अहम ये कि नए आयतुल्ला मुश्तबा की पॉलिसी क्या होती है, क्या वो भी अरब ममालिक के साथ मुखासमत को आगे लेके जाना चाहते हैं, या कहीं पे कोई ऐसा नुक्ता आएगा कि ये ईरान और अरब मुल्क भी आपस में बैठ के कोई रीनिगोशिएट करें, और वो फैक्टर जो डिस्टेबलाइजिंग है इस रीजन में, उनके ऊपर रिव्यू करें। ईरान की जंग ज़ाहिर है कि ख़तरनाक मरहले के अंदर है, जहाँ पे सबकी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोरियाँ और मज़बूत पोजीशन सामने आ रही है। और हम फिर बात करेंगे कुछ ईरान की मज़बूत पोजीशंस के ऊपर आने वाले दिनों में, मोस्ट प्रोबेबली कल। लेकिन एक मरतबा फिर उन कहानीबाज तजिया नगारों से दूर रहें जो आपको गुमराह करते हैं, और उन आवाज़ों को सुने उन पे जो आपको पूरी और मुकम्मल तस्वीर दिखाते हैं। आज के लिए इतना ही। तो जुड़े रहिए नैरेटिव्स विद आमिर राना के साथ।